नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल। हेल्थ प्लस के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कौर। साइंस की तरक्की के चलते हमने बहुत सारी बीमारियों से निजात पा लिया है, लेकिन फिर भी कई ऐसी बीमारियां हैं जहां पे जानकारी के अभाव के चलते हम उनकी चपेट में आ जाते हैं और बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं। उन्हीं में से एक है ब्लड कैंसर, जिसमें जरूरी है अवेयरनेस। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपिका गुप्ता, जो कि ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट है। आइए सबसे पहले उनसे मिलते हैं। नमस्ते सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर दीपिका गुप्ता है। बेसिकली मैंने एमबीबीएस और अपना एमडी मेडिसिन जीएमसी जम्मू से ही किया है। उसके बाद मैंने हेमेटो ओंकोलॉजी में अपना डीएनबी किया है सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से। वहीं पे मैंने इसके डिग्री खत्म होने के बाद कुछ साल काम किया है और उसके बाद मैंने अभी लास्ट ईयर ओनली ही जो अप्रैल में मैंने श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल में एज ए हेमेटो ओंकोलॉजिस्ट ज्वाइन किया था। मैम, शुरुआत करते हैं हम ब्लड कैंसर। एक्चुअल में ब्लड कैंसर होता क्या है? तो ब्लड कैंसर यानी कि हमारे खून का कैंसर। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ब्लड कैंसर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एक तरह का कैंसर हो गया और एकदम जानलेवा हो गया। ब्लड कैंसर एक ब्रॉड टर्म है, उसमें बहुत तरह के कैंसर्स आते हैं। सो ब्लड कैंसर में मोस्टली जो होता है वो ये है कि जो हमारा खून है वो हमारी बोन मैरो में बनता है, जो हमारी खून की फैक्ट्री है। तो अगर किसी भी कारण से अगर ये खून प्रॉपर तरीके से ना बने, खून के 3 तत्व होते हैं। एक होता है रेड सेल दैट इज हीमोग्लोबिन, एक होते हैं व्हाइट सेल्स जिसको हम WBCs बोलते हैं, और एक होते हैं हमारे सेल्स जो कि प्लेटलेट्स होते हैं। तो अगर इन तीनों में किसी भी चीज को किसी भी कारण से खून ना बने या व्हाइट सेल्स बढ़ जाए या घट जाए और कोई खराब तरह के सेल्स हमारी बोन मैरो में बनना शुरू हो जाए, तो उसी से हमारा मोस्टली ब्लड कैंसर जो है उसी से होता है। तो इसके मोस्टली बहुत सारे टाइप्स हैं ब्लड कैंसर के, जैसे हाँ जी। तो अगर हम ब्रॉडली देखें तो ब्लड कैंसर्स को हम 4-5 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले होते हैं हमारे तेजी से बढ़ने वाले कैंसर्स, जिसको हम एक्यूट ल्यूकीमियाज बोलते हैं। तो एक्यूट शब्द का मतलब ही ये है कि तेजी से बढ़ने वाले कैंसर्स। तो मोस्टली पेशेंट्स को ये एकदम से ही पता चलता है कि उनको एक्यूट कैंसर, मोस्टली जो पुरानी हिस्ट्री उनका होता है, जो उनको लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, मोस्टली 1 महीने या 2 महीने और कई बार तो 1 हफ्ते या 15 दिन का ही हिस्ट्री होता है पेशेंट्स में। तो एक्यूट ल्यूकीमियाज भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमियाज जिसको हम AML बोलते हैं, और एक होते हैं हमारे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमियाज जिसको हम ALL बोलते हैं। सो बेसिकली एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमियाज और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमियाज में एक अंतर ये है कि वो किस सेल से बोन मैरो के ग्रो कर रहे हैं। तो माइलॉइड ल्यूकीमियाज मतलब कि वो माइलॉइड सीरीज हमारे बोन मैरो में होती है। WBCs व्हाइट सेल्स का ही एक प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा ग्रो करने शुरू हो जाते हैं जिनको हम ब्लास्ट बोलते हैं, और वो माइलॉइड सीरीज के होते हैं। वैसे ही एक लिम्फोइड मतलब जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं वो बेसिकली एबनॉर्मल लिम्फोसाइट्स में ग्रो करना शुरू हो गए हैं, जिनको हम ब्लास्ट ही बोलते हैं, पर वो एबनॉर्मल लिम्फोइड सेल्स हैं। तो जब वो तेजी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो हम उसको ALL बोलते हैं। दोनों को डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट एकदम डिफरेंट है। तो एक्यूट ल्यूकीमियाज के ये हैं एक्यूट ल्यूकीमियाज। इसके अलावा हमारे पास है क्रॉनिक ल्यूकीमियाज। क्रॉनिक शब्द का मतलब है कि बहुत टाइम से, है ना। तो कई बार क्रॉनिक ल्यूकीमियाज तो मोस्टली ऐसे होते हैं कि पेशेंट किसी कारणवश उसने टेस्ट कराया और CBC सिंपल हमारा जो ब्लड टेस्ट है वो कराया, और उसमें उसके कुछ सेल्स बढ़े हुए आगे, जैसे कि WBC बढ़े हुए आगे, और हमने इवैल्यूएट किया उन पेशेंट्स को तो पता चला कि वो क्रॉनिक ल्यूकीमियाज हैं। तो क्रॉनिक ल्यूकीमियाज भी ब्रॉडली अगर हम देखें तो वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है CML दैट इज क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, सेम माइलॉइड सीरीज से बना है, और क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया जो यानी कि लिम्फोइड सीरीज से बना है। तो ये 2 तरह के हमारे क्रॉनिक ल्यूकीमियाज होते हैं। इसके अलावा थर्ड टाइप है हमारे लिम्फोमास, ठीक है। लिम्फोमास जो हमारे गांठें हैं वो भी हमारे खून का ही एक हिस्सा है। हमारे शरीर में लिम्फ नोड्स रहते हैं बहुत सारे, जो एक बॉडी का डिफेंस है। तो जब भी कोई इन्फेक्शन होती है तो वो लिम्फ नोड्स में ही सबसे पहले वो इन्फेक्शन जाती है, और लिम्फ नोड्स में वो सेल्स होते हैं जिनको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, जो उस इन्फेक्शन से लड़ते हैं। तो अगर किसी भी कारणवश वो हमारी गांठें बड़ी होने शुरू हो जाएं,
ठीक है, ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें लिम्फ नोड्स, स्प्लीन रहता है, हमारा जो तिल्ली है, दैट इज स्प्लीन इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द हेमेटोलॉजिकल सिस्टम, हमारे ब्लड का एक सिस्टम का ही पार्ट है वो भी। लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड ब्लड, ये सब एक सिस्टम बनाते हैं, हेमेटोलिम्फोइड सिस्टम। तो इन सबकी मेलिग्नेंसीज, इन सबके कैंसर जो है वो ब्लड कैंसर्स में आते हैं। तो लिम्फोइड लिम्फोमास भी इसी तरह के हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक हॉजकिन लिम्फोमा, एक नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। तो दोनों को डिफरेंशिएट करना अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट एकदम अलग है। ठीक है, तो लिम्फोमास के अलावा कुछ अलग तरह के कैंसर्स होते हैं, जैसे कि मैं बताऊं कि कई पेशेंट्स का खून एकदम ज्यादा बढ़ने लग जाता है। ठीक है, हम खून कम होने लग जाता है तो हम उस चीज को बड़ा ध्यान देते हैं, तो अगर खून बढ़ने लग जाए तो हम कभी ध्यान नहीं देते कि खून 17 ग्राम हो गया, 18 ग्राम हो गया, 20 हो गया, 22 हो गया, तो ऐसा क्यों? वो भी एक तरह के कैंसर्स होते हैं जिनको हम पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। तो सेम WBCs बहुत बढ़ने लग जाएं तो वो भी माइलोफाइब्रोसिस तरह की बीमारियां होती हैं, जो भी ब्लड कैंसर्स होते हैं। और इसके अलावा प्लेटलेट्स बढ़ने शुरू हो जाएं, बहुत ज्यादा हो जाएं, तो वो भी एक तरह का कैंसर होता है, जो कि जिसको हम ET बोलते हैं, इट इज एसेंशियल थ्रोम्बोसिथीमिया। सो ये कैंसर्स जो होते हैं ये बेसिकली इतने जानलेवा नहीं होते हैं, क्योंकि पर एक रिस्क बहुत ज्यादा होता है इनमें कि इनमें क्लॉट्स बन सकते हैं। वो क्लॉट हमारे ब्रेन में भी बन सकते हैं, हमारी पेट की नाड़ियों में भी बन सकते हैं, हमारे दिल में भी बन सकते हैं। तो रिस्क ऑफ क्लॉटिंग बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनको जानना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा मल्टीपल माइलोमा नाम की एक ब्लड कैंसर है, जो कि हम मोस्टली एल्डरली एज ग्रुप में देखते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारी बोन मैरो में एक तरह के सेल्स रहते हैं, उनको हम प्लाज्मा सेल्स बोलते हैं। तो अगर किसी भी कारणवश वो प्लाज्मा सेल्स नॉर्मली दे आर लेस देन 10%, तो अगर वो किसी भी कारणवश ज्यादा बनने शुरू हो जाएं और एबनॉर्मल तरह के प्लाज्मा सेल्स बनने शुरू हो जाएं, तो वो एक तरह का प्रोटीन बनाते हैं, उसको हम एम प्रोटीन बोलते हैं। तो वो जो प्रोटीन होता है वो बेसिकली क्या करता है, वो हमारा खून कम कर देता है, हमारी हड्डियों को फ्रैक्चर करने लग जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कोई एल्डरली पेशेंट है, बूढ़े आदमी है, उनको एकदम छोटी सी चोट से ही फ्रैक्चर हो गया, और उसी मरीज को जब हमने जांच की तो खून कम था, कैल्शियम ज्यादा था, उनका किडनी पे प्रभाव पड़ा हुआ था, क्रेटिनिन ज्यादा था, तो हम ऐसे पेशेंट्स को हमें मल्टीपल माइलोमा के लिए वर्कअप करना चाहिए, क्योंकि उनमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिंपली फ्रैक्चर है, एल्डरली पेशेंट है, खून कम है, तो माइलोमा हो सकता है, हमें उस चीज के लिए स्क्रीन करना चाहिए। इसके अलावा MDS नाम की बीमारियां होती हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि एक्यूट लुकीमिया की पहले की स्टेज है थोड़ी, जिसमें मोस्टली पेशेंट्स को कभी कभी खून चढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है। तो ब्रॉडली ये मोटे मोटी तरह से ये कैंसर्स हैं। मैम, अगर बात करें हम कारण क्या होता है इसका, और कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको और ज्यादा मींस कि आप बढ़ाते हैं? तो बेसिकली अगर हम देखें ना, तो ब्लड कैंसर्स के कोई सीधे सीधे कारण तो नहीं है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि दैट ब्लड कैंसर्स में अगर हम इसकी गहराइयों में जाएं तो होता क्या है कि जो हमारे जीन्स है ना, उसमें हमारे जीन्स, हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स रहते हैं, जीन्स रहते हैं, है ना। तो किसी भी कारण से अगर उसकी वो जीन एक काम कर रहा है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि एक पेशेंट को एक बीमारी है CML, ठीक है, तो उसमें एक जीन है, ठीक है, उस जीन का नाम है BCR-ABL, ठीक है। तो BCR-ABL अगर किसी तरह से भी वो जीन खराब हो रहा है किसी भी कारण से, तो वो हमारी बोन मैरो में एबनॉर्मल तरह के सेल्स को मतलब बनाता जाएगा विदाउट एनी चेक, ठीक है, और वही कैंसर बन जाएगा, CML बन जाएगा। तो वो जीन क्यों खराब हुआ, इसका कोई परफेक्ट आंसर तो नहीं है, ठीक है, मगर हम बोल सकते हैं कि डेफिनेटली हमारे बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस इसमें से एक चीज हो सकती है, जैसे कि स्मोकिंग इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर, है ना। स्मोकिंग तो किसी भी कैंसर का एक रिस्क फैक्टर है, बिकॉज स्मोकिंग कैन कॉज म्यूटेशंस इन द जीन्स, है ना, वो जीन्स को खराब करेगा। हर एक कैंसर का एक जीन ही होता है मोस्टली, जो एक चेक पॉइंट होता है कि कैंसर ना हो। अगर किसी तरह से वो चेक पॉइंट टूट गया क्योंकि जीन खराब हो गया, म्यूटेशन हो गई उसमें, तो कैंसर में तब्दील हो सकता है ना। तो स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा जैसे इंडस्ट्रियल टॉक्सिन्स होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होता है उनका पेस्टिसाइड्स को, है ना, खेतों में काम करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स है, बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे डाई, हेयर डाइज, ये सब यूज होती हैं। तो ये भी एक एक्सपोजर है जीन को खराब करने के लिए, है ना। सो जीन म्यूटेशन इससे भी हो सकती है। तो मोस्टली ये कारण रहते हैं। इसके अलावा बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेटरी स्टेट है, जैसे कि डेफिनेटली ओबेसिटी इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर, है ना, क्योंकि बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन रहती है अगर पेशेंट ओबीज है तो वो भी कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर है फॉर दीज थिंग्स। जेनेटिक भी हो सकता है, ठीक है, पर जेनेटिक कैंसर्स
ब्लड कैंसर्स, नॉट ऑल द कैंसर्स, बट जेनेटिक ब्लड कैंसर्स की जो परसेंटेज है दैट इज ऑलमोस्ट लेस देन 10%। मीन्स कि हम ये बात कर सकते हैं कि हो भी सकता है, पॉसिबिलिटीज आर देयर कि जेनेटिक भी है और नहीं भी हो सकता। हाँ। तो इसके अलावा जैसे इन्वायरमेंटल कोई इश्यूज हैं तो उससे हमें ये ब्लड कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैम, लाइफस्टाइल की आपने बात की अभी, तो अगर कोई पेशेंट ब्लड कैंसर से सफर कर रहा है तो उसका किस तरीके का लाइफस्टाइल होना चाहिए, प्री लाइफस्टाइल एंड पोस्ट लाइफस्टाइल? पहले हमें जनरली हमें क्या किस तरीके का लाइफस्टाइल रखना है, अगर कैंसर हो जाता है तब कैसा है, और उसकी मतलब कि हम जब इलाज हो जाता है उसका, उसके बाद का लाइफस्टाइल हमें किस तरीके से रखना है? सो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि दैट ब्लड कैंसर ब्रॉडली मैं ये बोल सकती हूँ, ए हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसी भी तरह की बीमारी को रोकने के लिए। सेम इज फॉर ब्लड कैंसर, है ना। तो एक बार किसी को ब्लड कैंसर हो गया एंड ही द पेशेंट इज ऑन ट्रीटमेंट, है ना, किसी भी तरह का ट्रीटमेंट उसको चल रहा है, चाहे वो कीमोथेरेपी है, चाहे इम्यूनोथेरेपी है, चाहे रेडिएशन है ना, चाहे उसका ट्रांसप्लांट हो गया है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया है। तो जो उनकी लाइफस्टाइल है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब पेशेंट्स कीमो पे होता है या उसको इम्यूनोथेरेपी मिल रही होती है तो उसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, स्पेशली जब हम जैसे एक्यूट लुकीमियाज हैं उसमें हम इंडक्शन थेरेपीज करते हैं, मतलब हम कीमो स्टार्ट ही करते हैं, तो जो भी हमारे अच्छे थोड़े बहुत सेल्स भी जो हमारे अच्छे हमारी बॉडी का डिफेंस है ना, तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में जब तक बीमारी बिल्कुल कंट्रोल में ना आए ना तब तक एकदम इम्यूनिटी लो होता है, तो पेशेंट को किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं दे डोंट मतलब दे डोंट लूज देयर लाइफ बिकॉज ऑफ द डिजीज, बिकॉज ऑफ द कैंसर, बट मोस्टली जो ये एग्रेसिव ब्लड कैंसर्स होते हैं जैसे एक्यूट लुकीमियास में, दे लूज देयर लाइफ बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शंस। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ पेशेंट एक हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब अपना मेंटेन करे। ठीक है, पूरा एक पेशेंट बहुत मतलब हम कह सकते हैं कि अच्छा हेल्दी वेल कुक्ड फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैंड हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही शुड नॉट मतलब वो एक आम उन लोगों के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए जिनको किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन है, चाहे सिंपल सर्दी खांसी जुकाम ही क्यों ना है, क्योंकि उस पेशेंट के अटेंडेंट का तो सर्दी खांसी जुकाम है मगर मरीज में हमारे में बिल्कुल इम्यूनिटी नहीं है, तो उसका सर्दी खांसी जुकाम हमारे मरीज का निमोनिया बन सकता है। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को यही बोलती हूँ कि दैट आप घर में, आपको छुट्टी तो कर दूंगी, आप घर तो जाओ मगर आप रिश्तेदारों से ज्यादा मत मिलिएगा। और मोस्टली हमारे जो वार्ड्स होते हैं उसमें हम ज्यादा अटेंडेंट्स अलाउ ही नहीं करते, जस्ट वन अटेंडेंट। वाई? बिकॉज उनका इन्फेक्शन हमारे पेशेंट, और डेफिनेटली पेशेंट्स को मैं हमेशा यही समझाती हूँ कि हमारे अंदर बहुत सारी बैक्टीरियाज होते हैं, तो किसी अपना अंदर का हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने प्राइवेट पार्ट्स का हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारे अंदर पेट में इतनी इन्फेक्शन होते हैं कि किसी भी तरह का अगर हमने उसको स्टिमुलेट कर दिया बैक्टीरियाज जो हमारे पेट में है तो वो एकदम ब्लड में ट्रांसलोकेट हो जाएंगे और एकदम से पेशेंट्स को फीवर आ जाएगा क्योंकि उनमें ऑलरेडी इम्यूनिटी नहीं है। मैम, ये अभी आपने कुछ ट्रीटमेंट्स की बात की, जैसे कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है या सेल ट्रांसप्लांट है, ये किस तरीके की भूमिका निभाते हैं अगर कोई पेशेंट जो है सफर कर रहा है? तो देखो, पहले तो एक टाइम था कि जब हमारे पास कीमोथेरेपी के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं होता था, तो अब मैं अपने पेशेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि दैट अब जैसे कि एक्यूट लुकीमियाज हैं, ठीक है, तो एक्यूट लुकीमियाज में तो वी स्टार्ट विद दिस कीमोथेरेपी ओनली, है ना। तो उसमें हम अब कीमोथेरेपी का मतलब सिर्फ इतना नहीं रह गया है कि एकदम पेशेंट को हम दवाई देंगे और बाल झड़ जाएंगे, या जैसे पेशेंट्स हमेशा डर जाते हैं कि हमें कीमो मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। अब ऐसी ऐसी कीमोथेरेपीज आ गई हैं जो बिल्कुल मतलब हम बोलेंगे लाइट कीमोथेरेपीज होती हैं और उससे मोस्टली इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी नहीं आते, जिससे पेशेंट्स हमेशा ट्रीटमेंट लेने से हमेशा एकदम डरे रहते हैं कि हमें कीमो लग जाएगी, रिलेटिव्स भी हमेशा यही घबराए रहते हैं। तो हर एक जैसे ब्लड कैंसर की अलग अलग टाइप्स हैं, तो ऐसे ऐसे ब्लड कैंसर है जैसे कि मल्टीपल माइलोमा है ब्लड कैंसर एक, उसमें दैट इज उसमें कीमोथेरेपी लगती ही नहीं है, उसमें हम मोस्टली इम्यूनोथेरेपी देते हैं पेशेंट्स को। वैसे ही लिम्फोमास हैं, तो लिम्फोमास में हम कीमो भी देते हैं प्लस इम्यूनोथेरेपी भी देते हैं। अब ऐसी ऐसी दवाइयां हैं जो इम्यूनोथेरेपी के लिए। और जैसे कि मैंने आपको क्रोनिक लुकीमियाज के बारे में बताया, CLL और CML, तो एक टाइम था जब हम CML को ट्रांसप्लांट से ट्रीट करते थे, तो वो टाइम और एक दिस एरा है, इतना इतना तरक्की हो गया है कि अब CML और CLL जैसी बीमारियां ऐसी बीमारियां हो गई हैं जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन रही है, तो पेशेंट्स को सिर्फ एक गोली सिंपल खानी है विच इज नॉट कीमोथेरेपी, दैट इज अ टारगेटेड थेरेपी। और लाइफ लॉन्ग पेशेंट बस यही है कि वो दवाई लंबे अरसे के लिए खानी है, पर पेशेंट जैसे एक डायबिटीज और हाइपरटेंशन के लिए
लिए दवाई लेता है, वैसे ही उसको वो भी एक गोली खानी है और बीमारी भी इतने अच्छे से कंट्रोल में रहती है, और इनफैक्ट क्योर रेट्स इतने ज्यादा हो गए हैं अब। मैम देखिए, दवाई बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो मॉरल सपोर्ट या फैमिली सपोर्ट, मेरा यही प्रश्न है कि फैमिली की किस तरीके से की सपोर्ट रहनी चाहिए और थोड़ा सा लाइफस्टाइल में हमें किस तरीके की चेंज लानी है। सो बेसिकली ना, हाँ, जैसे मैं हमेशा ही हम इतने करीब रहते हैं अपने ब्लड कैंसर के पेशेंट्स के, क्योंकि उनके इतने लॉन्ग ट्रीटमेंट्स हो जाते हैं, इतने लंबे लंबे अरसे से वो हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो इनफैक्ट जो पेशेंट्स हमारे ठीक भी हो गए हैं, वो भी, उनसे भी हमारी हमेशा स्क्रीनिंग और बातचीत चलती रहती है। तो इट इज़ लाइक कि उनके साथ एक रिलेशन बन जाता है। तो हमने उनकी फैमिलीज को इतने करीब से देखा हुआ है। तो मतलब मैं ये बताना चाहूँगी डेफिनेटली कि ब्लड कैंसर सिर्फ एक उस पेशेंट को नहीं हुआ है, वो उस पूरी फैमिली के लिए एक कैंसर है, क्योंकि पेशेंट को बहुत सारा से प्रॉब्लम्स होती हैं। नॉट ओनली कि पेशेंट एक अब साइकोलॉजिकली परेशान हो गया है, उसका जॉब, उसका नॉर्मल रूटीन सब डिस्टर्ब हो गया है। तो मॉरल सपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डॉक्टर प्लस फैमिली की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जितनी बार हमें अपने पेशेंट से मिलना है, उतनी बार ही हमने उनका मोराल अप करना है, पेशेंट का भी और उनकी फैमिली का भी। सो काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसको इस टाइम पे कितने तो पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो एकदम न्यूली मैरिड होते हैं और उनको ये बीमारी हो जाती है। तो डेफिनेटली अगर सोचो उनका पार्टनर उनको छोड़ के चल जाए, तो उनके लिए तो एक सेकंड ट्रॉमा हो जाता है। पर मोस्टली ऐसा होता नहीं है, लोग बहुत सपोर्टिव है हमारे इंडिया में, वो अपने साथ देते हैं, और काउंसलिंग बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज सिचुएशंस। और डेफिनेटली फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी, ये सब चीजें, पर वेरी थैंकफुल हमारी JNK में आयुष्मान इज देयर, तो बहुत ज्यादा सपोर्ट, बिकॉज आई हैव वर्कड इन प्राइवेट सेक्टर आउटसाइड जम्मू ऑल्सो। तो आई नो कि कितना ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है पेशेंट्स के ऊपर, क्योंकि इतने लंबे लंबे ट्रीटमेंट्स है। तो यहाँ पर आके मुझे इस चीज का बहुत अच्छा एहसास हुआ कि दैट आयुष्मान इज एक्चुअली अ बोन फॉर आवर पेशेंट्स, कि उनका इतना बड़ा बड़ा ट्रीटमेंट भी डेफिनेटली वो इसमें हो जाता है ब्लड कैंसर्स का। तो वेरी गुड। एंड सेकेंड थिंग, जैसे आपने बोला कि लाइफस्टाइल चेंजेस, तो मैं डेफिनेटली ये बोलना चाहूँगी कि लाइफस्टाइल चेंजेस तो हम सबको करने चाहिए, क्योंकि दिस इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल कि आप किसको क्या बीमारी निकल के आ रही है। पर हाँ, हमें अपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी बीमारियों को इग्नोर ना करें, है ना। हम अगर कोई लंबे अरसे से किसी को फीवर चल रहा है ना, तो मोस्टली हम उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें एटलीस्ट एक, देखो ब्लड कैंसर का सबसे बड़ा स्क्रीनिंग जो है वो एक सिंपल कंप्लीट ब्लड काउंट CBC टेस्ट से ही है। तो अगर हमने वो एक CBC टेस्ट किया, तो मोस्टली तो हमें मैक्सिमम टाइम्स तो उसी से हमें एक क्लू मिल जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम है, हमें उसको फर्दर इवैल्यूएट करना है, ठीक है। तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना है, हमें अपना टेस्ट कराना है। मैम जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले ही बोला कि एक टैबलेट जो है हम ले सकते हैं, जैसे BP की, या अगर बोले डायबिटिक कोई भी है तो वो पेशेंट लेता है। जनरली जो लैक कर रहा है हमारी सोसाइटी में वो है अवेयरनेस। तो उसकी जागरूकता के लिए या कोई मेडिकल डिपार्टमेंट या कुछ ऐसी सोसाइटीज द्वारा क्या कुछ चलाया जा रहा है ताकि लोग अवेयर हो? बहुत सारे बेसिकली चैनल्स तो हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे। जैसे डेफिनेटली एक इनिशिएटिव ही है, स्पेशली इन स्मॉलर सिटीज, जहाँ पे यही सबसे बड़ा टास्क है कि लोगों को सबसे पहले पता ही नहीं है कि अगर हमें ये बीमारी है, ब्लड कैंसर है, तो हमें कहाँ जाना है, कैसे ट्रीटमेंट होगा। तो वो यही सोचते रहते हैं कि ब्लड कैंसर हो गया तो अब हमारी लाइफ ही नहीं बचेगी। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट ये है कि यही जो ट्रॉमा है एज अ लेमैन, क्योंकि हम इस फील्ड से नहीं है, हम ये फेस करते हैं कि नहीं, कैंसर पहले ही नाम से ही डर जाते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल जो हमारे इश्यूज रहते हैं, या ट्रीटमेंट कैसे होगा, पेनफुल है नहीं है, ये सारी चीजों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस। तो मैं सबको, आप ही के माध्यम से मैं ये सबको बताना चाहूंगी कि डेफिनेटली कि ब्लड कैंसर से डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ब्लड कैंसर्स ही एक तरह के, ये दीज आर तो मतलब ओनली कैंसर्स जिसमें क्योर रेट मोर देन 90% होते हैं, ठीक है। तो हमें उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो ही हम ठीक हो रहे हैं ना। अगर हम ट्रीटमेंट ही नहीं कर रहे तो हमारे तो 0% चांस है ना ठीक होने के। तो हमें ट्रीटमेंट करना है, और ट्रीटमेंट करके कितने पेशेंट्स हैं जो अब क्योर हो गए हैं, मगर हमें उस रास्ते पे पहले चलना है। हमें पहले डरना नहीं है कि हम ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इतने तरह के ब्लड कैंसर है जिसके लिए तो सिंपल गोलियां अवेलेबल है, और वो तो मतलब मतलब उसके लिए तो आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है। और जिनके लिए हमें कीमोथेरेपी देनी है, और वो भी बहुत सारे कैंसर्स, ब्लड मैक्सिमम 70% ऑफ ब्लड कैंसर्स जो हैं वो क्योर हो जाते हैं।
तो डेफिनेटली वो करना है हमें, तभी हम उस स्टेप तक पहुंचेंगे। मैम, अब जाने से पहले हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसे टिप्स या कुछ ऐसे सुझाव जो आप देना चाहें ताकि हम इस गंभीर बीमारी से बच सकें। तो डेफिनेटली मैं सब, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, तो मैं यही सबसे, इनफैक्ट इट इज अ रिक्वेस्ट मेरी तरफ से आप सबको कि दैट सबसे पहले अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर किसी को लंबे अरसे से एक पीठ में ही दर्द है, तो अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो तो फिर आप, मल्टीपल माइलोमा के सिंपल लक्षण है कि पीठ में दर्द हो जाता है, ठीक है, बैक एक है बहुत टाइम से, एल्डरली पेशेंट है ना, तो उसको इवैल्यूएट करो। तो अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करो। सांस फूलता है, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, तो उसका अपना सिंपल जांच कराओ, सीबीसी टेस्ट कराओ, ठीक है। खून ज्यादा है, उसको जांच कराओ, इग्नोर मत करो, ठीक है। सेकेंड इज हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्मोकिंग, ओबेसिटी, ठीक है, वर्क ऑन एक बिल्कुल अपने आप को डिटॉक्सिफाई कीजिए। हेल्दी इन्वायरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, और जैसे कि आपने पहले मुझसे पूछा भी था कि दैट ये प्रॉब्लम्स मैम जेनेटिक हैं कि नहीं, तो डेफिनेटली अगर किसी को ऐसी कोई भी तरह की बीमारी है, तो उनके जैसे मैंने बोला कि ब्लड कैंसर्स मोस्टली तो जेनेटिक नहीं होते, बट 10% ऑफ ब्लड कैंसर्स जेनेटिक होते हैं। तो एटलीस्ट उनके किन्स, उनकी फैमिली मेंबर्स को एक बारी कंसल्टेशन तो जरूर करना चाहिए, जस्ट टू इवैल्यूएट कि दैट कुछ और दिक्कत उनको तो नहीं है, और मे बी ए काउंसलिंग सेशंस, सो दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मोस्टली, और जो पेशेंट्स, जो लोग ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में हैं, जैसे मैंने बताया कि दैट, तो दे शुड ऑल्सो गेट देमसेल्व्स स्क्रीन्ड। अपना स्क्रीनिंग बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें किसी भी चीज को, जो एल्डरली हैं, एटलीस्ट एन एनुअल ब्लड टेस्ट, ठीक है, उनको अपना एनुअल चेकअप जरूर करवाना चाहिए, ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो किसी भी तरह के गांठ को इग्नोर नहीं करना है। कोई गांठे होते हैं, कई बार यहाँ गांठ बन रही है, हमारे एक्जिला में, बाजुओं के नीचे गांठ बन रही है, तो उसको इग्नोर मत करो, एटलीस्ट एक डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करो। मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। हम चाहेंगे कि फ्यूचर में कभी भी, जब कभी आपको मौका मिले, तो आप जरूर यहाँ पर आए, ताकि हम मैक्सिमम अवेयरनेस जो है लोगों तक पहुँचा सकें। हम कोशिश करेंगे कि हम जितना ज्यादा हो सके कैंसर की अवेयरनेस जो है लोगों तक पहुंचाए। इसी किसी अन्य विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद।